नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लॉकडाउन 3 की मियाद रविवार को खत्म हो रही है। सोमवार से लॉकडाउन 4 का आगाज हो रहा है। सभी राज्यों ने केंद्र को अपने सुझाव भेज दिए हैं। अब बस केवल गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का इंतजार है। इस लॉकडाउन 4 में क्या होगा खास, क्योंकि पीएम ने कहा था ये लॉकडाउन नए रूप का होगा, नए रंग वाला होगा। आओ आज चौथे लॉकडाउन के रंग रूप पर बात करें, चर्चा करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। नए कलर और नए कलेवर वाले लॉकडाउन 4 का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और सबकी नजरें इसी पर जा टिकी हैं कि लॉकडाउन 4 के लिफाफे में छूट और पाबंदी की सीमाएं क्या होंगी। आम जनता के लिए खास प्लान क्या होगा। देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने प्रदेश का प्लान भेज दिया है। ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जान और जहान के साथ आर्थिक गतिविधियां चालू करना चाहती है। हरियाणा अब राज्यों को ज्यादा हक दिए जाने के पक्ष में है। गुजरात सरकार की दलील है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाए। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पंजाब सभी ज्यादा पाबंदियों के पक्ष में हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो केजरीवाल चाहते हैं कि अब केवल कंटोनमेंट एरिया में लॉकडाउन रहे। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए। इस नए रंग रूप वाले लॉकडाउन में केंद्र सरकार की कवायद भी किसान मजदूर को मोहलतों के साथ साथ रेल और घरेलू उड़ानों को हरी झंडी देने की है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम कंपनी और कारखानों से पूरी तरह लॉक हटाया जा सकता है। रेहड़ी, पटरी और खोमचे वालों का खास ख्याल रखा जाएगा। होटल, मॉल, सिनेमा हॉल और पर्यटन स्थलों पर पाबंदी जारी रह सकती है। छोटी दुकानें, ऑनलाइन शॉपिंग, सर्विस सेंटर, मोबाइल शॉप, ऑटो पार्ट्स, एसी, टीवी, कंप्यूटर की दुकानों को ज्यादा छूट मिल सकती है। बहरहाल बीमारी से दो हाथ के बीच अब लॉकडाउन 4 में केंद्र का जोर बुनियादी सुधारों की ओर होगा। हालांकि आम जनता का सवाल यही है कि क्या रहेगा खास अब की बार। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देश लॉक है और धीरे धीरे हर बार लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। जैसे लॉकडाउन के पहले दौर में देखने को मिला, वो दूसरे लॉकडाउन में नहीं था। इसमें कोरोना मामलों को देखते हुए देश के उन हिस्सों को बांट दिया गया था अलग अलग रंग में, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। 3 लॉकडाउन कुछ अलग था। अब बात होगी चौथे लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने इशारा किया था कि लॉकडाउन 4 का रंग और रूप बिल्कुल अलग होने वाला है। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उससे पहले परिचय करा दो। हरनाम सिंह, किसान नेता हमारे साथ हैं। अमित पुरी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। मनीष हिंदवी जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। सुरेंद्र नाहटा जी, सदस्य MSME के हमारे साथ हैं। पूनम मित्तल जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आप करें, लेकिन ये रंग और रूप को लेकर किस तरीके से देखा जाए लॉकडाउन 4 को, क्या हो सकता है और कहाँ भी बंदिशें रहेंगी? देखिए, मैं लॉकडाउन 4 पर इस बहस से पहले कुछ कहूँ, उससे पहले मुझे लगता है कि आज सुबह जो एक बहुत हृदय विदारक घटना घटी उत्तर प्रदेश के औरैया इलाके में, जहाँ 25 श्रमिक
दिवंगत हो गए एक सड़क दुर्घटना में। वो इस त्रासदी के शिकार थे, जहां काम करते थे वहां से चले थे अपने घर के लिए, तो घर तो नहीं पहुंचे, रास्ते में चिर निद्रा में लीन हो गए, वो भी एक दुर्घटना में। वो दृश्य हमने देखे, वो फुटेज देखे, कहीं रोटी पड़ी, कहीं सत्तू पड़ा, कहीं चप्पल पड़ी, कहीं गमछा पड़ा। माँ और पिता नहीं रहे, छोटा दुधमुहा बच्चा उनके पास बैठा उनको झकझोर रहा है कि अम्मा उठो, अम्मा उठो। मेरा मन उस घटना से बहुत अशांत है। तो सबसे पहले तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, और साथ में एक प्रार्थना ये भी करूंगा कि ऐसा कोई दृश्य अब देश दोबारा न देखे, ऐसी कृपा परमात्मा करे। अब आते हैं ये लॉकडाउन 4। मुझे लगता है कि लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जिस वक्त केंद्र बना रहा है, उस वक्त कोरोना की विभीषिका एक पक्ष में है, एक साइड में, और दूसरी साइड में ये सत्य भी है कि भारत की अपनी समस्याएं हैं। इतनी बड़ी आबादी के जीविकोपार्जन का बड़ा मसला है, और वो मसला कई बार इतना बड़ा हो जाता है जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं कि सड़क पर रोटी पड़ी और लाशें, कि हमको लगता है कि 1000 कोरोना छोटे हैं इस मसले के आगे। पेट से बड़ा कोई मसला नहीं, जीवन से बड़ा कोई मसला नहीं। पूरे विश्व में, लगभग पूरे विश्व में कोरोना का तांडव है, लेकिन भारत की हैसियत का कोई मुल्क ऐसा नहीं, एक थोड़ी नई बात कह रहा हूं, भारत की हैसियत वाला कोई बड़ा मुल्क ऐसा नहीं जहां लाखों लोग फटे हाल, तंग हाल, पांव में चप्पल नहीं, सर पे टोपी नहीं, बोरी बोरा लिए, बच्चे लिए सड़क पर निकल पड़े हों एक अंतहीन यात्रा में। किसी देश में ऐसा नहीं, किसी देश में। अमेरिका में यह त्रासदी नहीं, फ्रांस में यह त्रासदी नहीं, जापान में यह त्रासदी नहीं, इंग्लैंड में यह त्रासदी नहीं, कहीं नहीं, जर्मनी में नहीं, इटली में नहीं। जितने देश में जानता हूं वहां कहीं यह त्रासदी नहीं है। इसलिए उनका लॉकडाउन अलग, हमारा लॉकडाउन अलग ही होना चाहिए। ठीक कहा प्रधानमंत्री ने। भारत का लॉकडाउन किसी देश के लॉकडाउन से प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो मूल समस्या है वो बाकी मुल्कों में है ही नहीं। मैं लोगों को सुनता हूं, मजदूरों को, वो कहते हैं भाई कुछ हो जाए लेकिन हमको घर जाना है। उसके पीछे उनके पास कारण है। किसी देश की सरकार के सामने यह समस्या नहीं है, यह भारत के सामने है, भारत के राज्यों के सामने है। इसलिए केंद्र सरकार जब दिशा निर्देश जारी करे तो इस बात का ख्याल रखा जाए, और रखा जाएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बीमारी तो एक सी है, लेकिन जो बीमारी का बाई प्रोडक्ट है भारत में वो दुनिया में कहीं नहीं। उनकी चिंता दवा, इंजेक्शन, डॉक्टर, अस्पताल, वेंटिलेटर तक है, और रोजमर्रा का सामान, उसकी सप्लाई चेन ठीक रहे, बस दूध, बटर, ब्रेड, सब्जी, जूस ये मिलता रहे, बस उनकी चिंता इतनी है। हमको कहां लड़ना पड़ रहा है कि ननकू और रज्जाक का परिवार भी सुरक्षित पहुंच जाए, नहीं तो कोई दूसरा ट्रक आएगा और इनको सड़क पर कुचल के चला जाएगा। इसलिए यह अर्थशास्त्र अलग है। मनीष हिंदवी से पूछूंगा आगे चल के
यहाँ की राजनीति, यहाँ का राजनीति शास्त्र अलग, समाज शास्त्र अलग, इसलिए अर्थशास्त्र भी अलग होगा। मुझे लगता है नीति बनाने वाले वर्ग को अब यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या से देश को बहुत भयभीत नहीं होना चाहिए, न करना चाहिए किसी को। यह संख्या तो बढ़ेगी, यह नहीं रुकेगी। निगाह दो बातों पर रहे जो अभी तक ठीक है। दोनों बातें मेरे दो पैरामीटर्स हैं इस क्राइसिस में। लॉकडाउन पर निर्णय करते समय क्या छूट दें क्या नहीं दें, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के स्तर पर इसका ख्याल रखा जाएगा। पहला मानक है मेरा कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है लगातार प्रतिदिन के नहीं। थैंक गॉड भारत उस श्रेणी में है, प्रतिदिन रिकवरी रेट इंप्रूव कर रहा है। दूसरा, मृत्यु दर नियंत्रण में है कि नहीं, इसमें भी परमात्मा का आशीष, भारत ने मृत्यु दर को कठोरता के साथ नियंत्रण में रखने में सफलता पाई। यह संख्या पर हाय तौबा नहीं चलेगी अब, नहीं। देश का एक बड़ा हिस्सा अवसाद में जा रहा है भाई, हम इस संख्या पर ही क्या विचार चिंतन करते रहेंगे। इसलिए खुलना चाहिए देश का एक बड़ा हिस्सा, कारोबार का बड़ा हिस्सा, ताकि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा लोगों को ये समझ आए कि कोरोना के अलावा भी जीवन है और उसमें भी व्यस्तता बढ़े तो अवसाद घटे। अभी सच बात यह है, लगभग 60 दिनों से घरों में बंद लोग अवसाद में चले गए हैं। उनके पास टेलीविजन है, अखबार है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसमें सिवाय कोरोना पर हाय हाय के कुछ नहीं आता पूरे दिन। तो स्वाभाविक है वो लोग अवसाद में चले गए होंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि ये नया रूप और नया कलेवर जब बनाए प्रधानमंत्री जी, तो इस बात का ख्याल रखें कि देश को अवसाद से भी रोकना है। मनीष हिंदवी, आपसे शुरुआत करूंगा मित्र। मैंने एक बात कही कि भारत जिस समस्या को से रूबरू है वो समस्या देश दुनिया के बाकी किसी बड़े मुल्क के सामने नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसलिए हमारे यहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। लॉकडाउन 4 कैसा होना चाहिए एक अर्थशास्त्री की निगाह में? हेलो जी, देखिए, लॉकडाउन 4 इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम पूरी दुनिया से अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं जी, और हमारे हल भी अलग होने चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, एकदम इसी बात में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। ये ठीक है, हम पूरी दुनिया से अलग हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी दुनिया से अलग हैं, कमजोर हैं और एक दिन में बेहतर नहीं हो सकती। जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है वीक है, फ्रैक्चर्ड है। हम लोगों को रास्ता ये बनाना पड़ेगा कि कैसे जिन लोगों की बात आप बार बार करते हैं अपनी बात में, उनका ख्याल हम रख सकें, उनको रोटी पहुंच सके और उसके साथ साथ वो बीमार भी ना हो, क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो हम उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएंगे। ये रास्ता हमें तय करना होगा। हमें काम वो शुरू करने होंगे जहां पर अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने काम कर सकते हैं। जैसे रोड बनाने का काम है, तो रोड बनाने का काम है तो रोड बनाने में हम सोशल डिस्टेंसिंग की का थोड़ा ख्याल अपना करते हुए कर सकते हैं। जैसे मॉल है, मल्टी आइटम्स हैं, जिम है, अभी इसको हम बंद रखें। जैसे आप जिनकी रेडी वाली की बात करते हैं, जो रिक्शे वालों की बात करते हैं, ये जो छोटे छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, सरकार को चाहिए कि इनकी एक लिस्ट बनाकर इनको अलग अलग जगह इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा कर दे। इतना ही नहीं है, जितने लोगों को सरकार परमिशन दे उनका कोरोना टेस्ट कराए और वो कोरोना टेस्ट कराकर अपने दुकान पर चस्पा कर लें कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, ताकि लोगों का विश्वास उन पर बढ़ सके कि हाँ ये कोरोना मुक्त है, हम इनके यहां से सामान ले सकते हैं। उनको भी ये बात गाइडलाइन में दी जाए कि आपको कैसे कैसे अपना काम करना है, पहले की तरह नहीं करना है, कैसे आपको साफ सफाई के साथ अपना काम करना है। सवाल इस बात का है कि बातें बहुत गंभीर हैं और ये वक्त है कि जब सरकार एक एक्सपर्ट पैनल के साथ
इस दिशा निर्देश को तय कर ले कि भारत को लॉकडाउन 4 में या अगले 10, 12, 15 दिन में कैसे धीरे धीरे पार्शियली ओपन करेगा। क्योंकि अभी मैं अपने अगल बगल जब देखता हूं तो जो छोटे छोटे जिले हैं वहां पर लॉकडाउन लगभग खुल गया है, लोगों ने मान लिया है कि खुल गया है। और अमिताभ जी, आप यकीन नहीं करेंगे, बिना कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग आपस में मिंगल हो रहे हैं, शाम को बैठ के गप कर रहे हैं, ये चीजें नुकसान करेंगी। और फिर अगर एक बार बड़े शहर से छोटे शहर और छोटे शहर से गांव तक अगर ये बीमारी पहुंची तब हमको रोकने में दिक्कत आएगी। जी ठीक बात है मनीष भाई। मैं एक बात और कहूंगा, अब अगले वक्ता के पास जाने से पहले मनीष भाई ने एक बात उठाई, बात सही है जी। लेकिन देखने के नजरिए अलग अलग हैं। ग्लास में पानी इतना है, मैं कहूँगा 75% भरा है, कोई कहे 25% खाली, उतनी सी बात है। मार्च में भारत का टेस्ट, जितने टेस्ट उसमें कितने पॉजिटिव निकल रहे, इसका प्रतिशत जो था मार्च में, अर्ली मार्च में, वही प्रतिशत कल भी था 20 लाख टेस्ट कंप्लीट होने पर, अंडर 4% के भीतर। ये छोटी उपलब्धि नहीं एक। और इसी के साथ ये भी जोड़ दूं, आप मुझसे कह सकते हैं कि अमिताभ जी थोड़ा दुस्साहसिक किस्म के आशावादी हैं। हाँ, ननकू मुंबई से बरुआ सागर पहुंच चुका इसी के दौरान, गंज डुंडवारा पहुंच चुका, खिमसेपुर पहुंच चुका, गांव से भी और इंटीरियर तक पहुंच गया है। और कोरोना जो है, अगर वो वास्तव में उसके साथ ट्रेवल किया है तो वो सब हो गया जो इतना होना था। पिछले 1 महीने से ट्रैवलिंग चल रही है हिंदुस्तान में, शिफ्टिंग। 14 दिन में कोरोना या तो शरीर के अंदर ही अंदर भस्मीभूत हो जाता है, अभी तक मैंने जितना पढ़ा, यह 14 दिन में आदमी को लपेट लेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी स्थिति किसी के शरीर में बनी हो, ऐसा कोई केस नहीं मिला भारत में। या तो कोरोना उसके शरीर में आया, उसके शरीर में इम्यूनिटी इतनी थी कि कोरोना खत्म हो गया, 2-4 बार नाक उसने छिनकी और उसके बाद हो गया मस्त। यह अस्पताल में है, क्वारंटाइन वहां पड़ा है, अच्छा बुरा जो उसका भाग्य। थोड़ा रिस्क लेना हुआ। हिंदी भी सब ठीक है। मैं सुरेंद्र नाहटा साहब के पास आऊंगा। लघु उद्योग और मध्यम कारोबार की जो श्रृंखला है उस पर उनका बहुत काम है, उसके संगठन के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इतनी बड़ी मुसीबत में हम मुसीबत से भी लड़ना चाहते हैं, देश को खोलना भी चाहते हैं, क्योंकि दोनों का कोई विकल्प नहीं, दोनों अपरिहार्य हैं। तो थोड़ा रिस्क तो उठाना होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो ये तय कर दे कि विदाउट 1% ऑफ रिस्क हम हिंदुस्तान खोल देंगे। ऐसा कोई बुद्धिमान धरती पर अवतरित नहीं हुआ, ना हो सकता है, जो ये कहे 1% रिस्क नहीं आएगी और पूरा देश खोल देंगे, बस ट्रेन सब मेट्रो। नहीं 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 नाटा साहब, फिर क्या हो? सर हम चाहते हैं आपकी फैक्ट्री चलेगी तो 100 मजदूर रोटी खाएगा, आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी, आप तो बड़े आदमी हैं, आपके घर में राशन की समस्या तो नहीं आनी, साल भर चले लॉकडाउन, लेकिन वो 100 लोग तो तबाह हो जाएंगे तब तक। क्या होना चाहिए? सर इसमें बहुत सी बातें सोचने की है। मैं नोएडा औद्योगिक क्षेत्र से पिछले 4 दशक से जुड़ा हूँ जी, और नोएडा का तो उद्यमी हूँ, लेकिन मैं एनसीआर से टच हूँ। मैं दिल्ली और तमाम एनसीआर दिन भर मेरी कार्यशैली उसमें जुड़ी रहती है। और औद्योगिक संगठन है, तमाम हजारों हमारे उद्यमी मित्र हैं, उनसे रोजाना की परिस्थितियों समस्याओं के संबंध में चर्चाएं होती रहती है। मार्च में जब पहला हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ तो 28 मार्च से पहले ही लेबर यहाँ से पलायन करना शुरू कर दी। उनको ये था कि अब ये जब तक 28-30 मार्च तक ये तय हो गया था कि अब कोई इसकी दवाई नहीं आ रही है और विदेशों में भी सब जगह सब लोग तबाह हो रहे हैं, तो लोग चलना शुरू हो गए थे। उस समय हमारे जिलाधिकारी महोदय ने ये जानकारी, और वो हम लोगों को सबको बुला के और 2-2 घंटा राय मशविरा भी लेते थे, पूछते भी थे सब। तो हम लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना हम स्कूल खोल दें या क्यों ना हम कोई धर्मशालाएं होटल खोल दें, उनको रोक के उनको खान पीन की व्यवस्था करवाएं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने इतना मन बना लिया था कि सड़क पूरी पट गई थी लेबर से।
तो एक तो ये दौर रहा। दूसरा मैं ये, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि बिना रिस्क लिए हम लोग, देखिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ कुछ फैक्ट्रियां हमारी जो मास्क या मेडिकल आइटम या खान पान से जुड़ी हुई थी वो चालू थी। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, प्रैक्टिकल है, कि जिस फैक्ट्री में हजारों वर्कर फर्स्ट डे से अभी तक काम कर रहे हैं उनके यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। वो रोजाना की उनकी फिजियोथेरेपी जो है वो काम से जुड़ी हुई है, और वो अच्छा खाना खाते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है। लेबर और जो पीड़ित कोरोना से, मैं समझ रहा हूं कि वो लोग आए हैं जिनको बीमारी थी और उनको खान पान की चिंता हो गई, कमाई की चिंता हो गई, घर परिवार की चिंता हो गई, अपने माँ बाप की चिंता हो गई, तो वो उससे घृणित होके वो सारे बीमार पड़ने लग गए। अब देखिए कितना अच्छा हमारे जिले का एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, और मैंने बाकायदा जिलाधिकारी महोदय को मैसेज दिया। अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने एक मैसेज छोड़ा कि 31 मार्च तक जितने भी केस थे वो 100% स्वस्थ होके हम उनको घर भेज चुके हैं, और 15 अप्रैल तक के जितने भी पॉजिटिव केस थे उनमें 90% तो वो शायद अब तक 100% हो चुके हैं जी। ये एक वीक पहले की बात हो गई। ठीक है, तो मैंने उनको तुरंत एक मैसेज दिया कि साहब मैं आपकी कार्यशैली और आपकी लगन मेहनत के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपने यहाँ इतना बड़ा जिला है, इतने लेबर और इतने उद्योग चल रहे हैं, उसमें हमारी संख्या जो है अभी 242 कल तक थी पहुंची, उसमें से 189 के करीब 15 अप्रैल से पहले स्वस्थ होकर चले गए, और हमारे यहाँ कोई मृत्यु का आंकड़ा नहीं था। अब 4 पहुंचा है उसके बाद में। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैंने कहा आप मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि निकटवर्ती राज्यों से या अपने जिलों से कुछ जो पीड़ित पॉजिटिव हैं 100 की तादाद में एक दफ़ा मंगवा लीजिए, बुला लीजिए। उन पीड़ित जो कोरोना पीड़ित हैं उनको यहाँ बुलवाइए, उनको भी स्वस्थ करके भेजिए। ठीक बात तो एक यहाँ का एक उदाहरण जाएगा। फिर मैं ये देना चाहूंगा कि जैसे केरल का ले लें। देखिए केरल में सबसे पहले 13 जनवरी को हुआ, और केरल में अभी तक 3 मृत्यु का आंकड़ा आ रहा है, और 93% के करीब केस सोल्व होकर चले गए। सुन भाई आएंगे आपके पास दोबारा। तो सर आप ज्यादा जानते हैं कि काम करने से, घबराने से कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ छोटे छोटे उद्योग है उनको खोल देना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन बेशक चलता रहे, क्योंकि भीड़ नहीं होगी, सड़कों पे लोग नहीं आएंगे। जैसे पिछला महीना पूरा तीसरे लॉकडाउन का हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि लॉकडाउन चलता रहा और फैक्ट्रियां खुलती गई। 3,500-4 हजार के करीब फैक्ट्रियां खुल चुकी है। ठीक है सुन भाई। जी एक बात और कह के मैं हरनाम सिंह जी के पास चलूंगा, उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम तो गिलोय पीने से ठीक होता है या हल्दी दूध में डाल के, लेकिन हिंदुस्तान का इम्यूनिटी सिस्टम उस काम पर टिका है आज भी जो हरनाम सिंह कर रहे हैं, खेती और किसानी पर। खेती कमजोर हुई तो हिंदुस्तान की रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरी है। जब कमजोर हुई, एक बार बारिश मुंह मोड़ती है तो हिंदुस्तान का सारा सेंसेक्स जो है वो उल्टा घूम जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी सब बेकार हो जाता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदवी साहब और नाहटा साहब को सुनने के बाद तो कहना, इस फ्रॉम जनता कर्फ्यू टू लॉकडाउन 3 लास्ट लेग तक लगातार देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग काम में लगे रहे। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, इतना कई मुल्कों की आबादी नहीं है हिंदवी साहब। ये जो इसेंशियल कम्युनिटी गुड्स की जो सप्लाई चेन रही मेंटेन्ड, इसमें कई करोड़ लोग लगे। अगर आपको सरसों के तेल की बोतल मिलती रही और अरहर की दाल मिलती रही तो कई करोड़ लोग, एक आंकड़ा। और दूसरा, पिछले 1.5 महीने में कटाई के सीजन में 20 से 25 करोड़ किसान रहा विदाउट लॉकडाउन। फिर भी हिंदुस्तान का आंकड़ा वही है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात जिसको सोचे। हरनाम जी, 3 लॉकडाउन हो गए, चौथा सोमवार से चालू है। क्या खुलना चाहिए भाई, और कितना खुलना चाहिए ताकि जान भी बचे, जहान भी बचे?
अमिताभ जी, देखिए ऐसा है, जब पिछले दिनों आपसे बात हुई थी तो आपने एक बात कही थी कि जब गांव में जो श्रमिक है, जो भट्ठे हैं और तमाम छोटे उद्योग हैं, उसमें काम करने भर की लेबर है, जो दूसरे प्रदेशों में जो हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर वो गांव चले जाएंगे तो क्या करेंगे। देखो, एक बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जान है तो जहान है। मैं आपको बता दूं कि जो 42 दिन तक के लॉकडाउन चला और इसके बाद शराब की दुकानें खोली गई। मैं नहीं जानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। देखो, हम तो 73 साल से ना मजबूत हुए और ना ये लॉकडाउन में कमजोर हुए। अमिताभ जी, बड़ी खली खोटी बात है। ठीक बात, बिल्कुल खरी बात भैया। ना हम 73 साल में पहले कमजोर हुए थे और ना इस 73 सालों में कभी हम मजबूत हुए। और इस लॉकडाउन में कुछ भी हुआ हो, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, आज मेरी फैक्ट्री गन्ने की बंद हो रही। पिछले 8 दिन से दिन रात खेत में मैं था। धान की कल मैंने नर्सरी किया है, ढैंचा बोआया है। ठीक है, हमारे उस पे ना इस कोरोना का कोई असर है, ना हमारे श्रमिकों पे कोई असर है। लेकिन आज जो देश की सड़कों पे हमारा श्रमिक, जो कल किसान था, सरकार की गलत नीति निर्धारक लोगों की नीति बनाने समय गलत नियत, जिसके कारण वो श्रमिक हुआ, किसान से श्रमिक हुआ। आज दूसरे प्रदेशों में जब काम करने गया, हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी की, इस देश की मीडिया, इस देश के अधिकारी, इस देश के बुद्धिजीवी कितना भी तारीफ कर ले, लेकिन सब फेल, सब कुछ फेल। दावा करता हूं और फिर आपके चैनल पे दावा करता हूं, इस देश को ना व्यापारी चला रहा था, ना इस देश को चांद पे मकान बनाने वाले वैज्ञानिक चला रहे थे। इस देश पे को चला रहे थे जो पैदल आज 8-8 महीने की गर्भवती महिलाएं एक बच्चा लेके पैदल चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, चारपाई पे अपने बेटे को कंधे पे लाद के चल रहे हैं। क्या हो रहा है? लोग प्रचार कर रहे हैं 2 किलो आलू, 500 उल्लू पीछे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। आलू कहां से आता है अमिताभ जी? आप ग्राउंड से आज गए हैं नोएडा तक, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, दर्द मैं जानता हूं। आज जब 42 डिग्री टेम्परेचर था, सरकार की गलत नीति के कारण आज भी 14 और 15 मई को किसान खेत में गन्ना, श्रमिक गन्ना छोड़ रहा है, गन्ना पहुंचा रहा है। धान की कहा गया, कल कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश को, अमिताभ जी आज सुन लेना मेरी बात को, बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। कल कृषि मंत्री ये कह रहे थे, किसने कहा था कि किसान के घर गेहूं खरीदारी हो रही? अमिताभ जी आप पता कर लेना, हमारे पास तो कोई कैमरा नहीं, हमारे पास कोई वीडियो नहीं। इस सरकार के लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन कोरोना महामारी में किसान के घर से गेहूं खरीदा जाएगा। कल कृषि मंत्री, ऐसे कृषि मंत्री को क्या देश के प्रधानमंत्री बर्खास्त करेंगे? उनका वीडियो सुनो। ठीक है, मैं आएंगे आपके पास। मैं ये सारे सवाल भाजपा से पूछूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए। ये आपने जितने सवाल उठाए हैं ये बड़े सवाल हैं, इन पर भाजपा से उत्तर जिलाधिकारी ने, जी ठीक है, आगरा के जिलाधिकारी ने, मैंने सुना था वो वक्तव्य और उसकी मजम्मत की थी प्रभु नारायण ने जो कहा था, हरनाम भाई। ठीक है, पूनम मित्तल, ठीक, मैं आपकी पीड़ा के साथ खुद को संबद्ध करता हूं, अवसर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी इनका उत्तर देगी। ठीक है हरनाम भाई, जो मां बहनें जा रही उस पर गलत सवाल करेंगे। ठीक, थोड़ा रुकिए। पूनम मित्तल, 3 लॉकडाउन आपने देखे, हाँ जी, चौथा कैसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी सांस भी आए, जान भी बचे और जेब में कुछ पैसा भी आए, देश भी चले? देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मैं आने से पहले सोच रही थी कि अगर मैं देखूं तो 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं।
आप जानते होंगे कि 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसमें 2 करोड़ लोग मर गए थे। और आपने जो स्पेन और इटली इन सब जगहों की बात करी, वहाँ पे तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा और फ्लू से लोग मरते रहते हैं। मैं एक गांव में काम करती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती टीवी चैनल पे, जो कि अर्बन गांव है, नोएडा के पास में एक गांव है, वहाँ स्कूल है मेरा वहाँ। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो पेरेंट्स उनके या तो हैं वो हाउसमेड्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या ओला उबर के ड्राइवर्स हैं। उनके पास 2 महीने के बाद तीसरे महीने फीस तो चलिए वो नहीं दे रहे, हम उनकी जूम क्लासेस चला रहे हैं, उसमें भी बच्चे पागल हुए जा रहे हैं। एक कमरे में 8 लोगों का रहना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और उस गांव में अगर आप जाके देखें, मैं जाती हूँ वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ सब बैठते हैं, वहाँ पंचायत चलती है, पेरेंट्स हमारे को फ़ोन करके कहते हैं हमारे को किताबें दे दीजिए। तो जो आप चौथे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हमने रिसेशन भी देखा हुआ है 2007-8 का, उसका हिंदुस्तान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। न्यूक्लियर परिवार की वजह से कह दीजिए, हमारी यूनिटी की वजह से कह दीजिए, किसानों की वजह से कह दीजिए। तो आप चौथे लॉकडाउन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। और जैसे कह रहे हैं ना, मॉल और पिक्चर हॉल, मूवी हॉल, यहाँ पे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ जब आपके स्टूडियो में आ रही थी तो मैंने देखा एक ही स्कूटर पे 4 लोग बैठ के एक ही बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मैंने सोचा, मतलब मैंने ये सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात 130 करोड़ की जनता में, जहां इतनी गरीबी है, जहां पता नहीं कि दूसरा मील कहां से आएगा, बहुत मुश्किल है। ठीक बात है, काम करना बहुत जरूरी है लोगों का। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी और बात स्कूल में बच्चों का पढ़ना, देखिए मैं जुलाई में, मैं नहीं कह सकती मई जून में शायद बेटर हो जाए, बच्चे घर में पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, हम अमेरिका में नहीं है। आज मेरे पास एक आर्टिकल था जिसमें बच्चे वहाँ सुसाइड करने लग गए हैं घर में बैठे बैठे। यहाँ पर ये अवस्था नहीं है। हम हिंदुस्तान में थोड़े इतने कम समझदार हैं, पर काफ़ी छूट मिलनी चाहिए। ये तो उद्योगपति हैं। मैंने 1 मिनट बात की तो मेरे फ्रेंड ने बताया उनका एक्सपोर्ट हाउस है, कहते हैं हम नहीं खोल सकते, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम नहीं खोल सकते। एक बात कहें, वही बात आएगी कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जो बात पूनम ने कही, हिंदुस्तान में 10 बड़े स्कूल के जो ब्रांड हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी किसी स्कूल में इतनी जगह ही नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग चाह के भी करा लो कोई। ठीक ना, एक कमरे में 40 बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, कितना बड़ा कमरा है, कैसी डिस्टेंसिंग हो जाएगी। अमितपुरी जी, आपने सबको सुना, सबकी बातें सुनी, कारोबार की सुना, एक सामाजिक क्षेत्र की बात सुनी, अर्थशास्त्री की बात सुनी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की बहुसंख्यक आबादी जिस काम से संलग्न है उस काम के प्रतिनिधि हरनाम सिंह को भी आपने सुना, उनकी पीड़ा भी सुनी। आपकी पार्टी सरकार में है, लॉकडाउन 4 में क्या करने जा रहे हैं और क्या ये जो तमाम देश भर की आशा अपेक्षाएं हैं ये लॉकडाउन 4 में फलीभूत होंगी? मैं आता हूं उन सारे विषयों के ऊपर, लेकिन एक विषय जो हरनाम सिंह जी ने कहा जी, मैं वहां से शुरुआत करना ज्यादा अपने नजदीक से पसंद करूंगा। जी, सामाजिक जीवन में या लोक जीवन में कह लें, शब्दों का चयन बहुत शालीनता से होना चाहिए। और जब विपदा का काल हो तो मैं मानता हूं कि, मैं थोड़ा इसके खिलाफ हूं कि आपत्ति काले मर्यादा ना अस्ति, मैं मानता हूं आपत्ति काल में मर्यादा और भी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो जो आगरा के जिलाधिकारी का सूटकेस के ऊपर एक बच्चे को ले जाते हुए स्टेटमेंट था, मैं मानता हूं कहीं से भी वो किसी एकेडमी की बात कर रहे हैं, मसूरी की, और मेरा तो बड़ा नजदीक, मेरा मानना है कि उनका यह वक्तव्य लोक जीवन के अनुरूप नहीं है। अब कोई कहेगा इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ों पे कार्रवाई बहुत बार तत्काल नहीं दिखती, लेकिन ये चीज़ें सार्वजनिक जीवन में ग्रहण करने योग्य नहीं, इनकी निंदा की जानी चाहिए। ठीक, और ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं इनिशियल राउंड में एक बात ये कहकर आगे बढ़ता हूँ। अब सवाल यह कि लॉकडाउन 4 में क्या खुले क्या बंद हो।
संघीय ढांचे में हमने जो ये 3 लॉकडाउन सामने आए हमारे, ये ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, लोग कहते हैं कि होम और हेल्थ और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोग ज़्यादा से में है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें चली हैं, राज्यों से सलाह मशवरा करके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऑन बोर्ड कॉन्फिडेंस में लेकर, मैं नहीं कहता किसी की 100 बातें मान ली गई होंगी, ठीक है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस बिल्ड की गई स्टेट्स के साथ, और स्टेट्स की राय के ऊपर ही तमाम तरह कुछ फैसले ऐसे थे जो लोकप्रिय नहीं थे, जैसे शराब का खुलना, लेकिन स्टेट्स की बात थी कहीं ना कहीं रेवेन्यू के जनरेशन के संदर्भ में, या ये कहें कि तात्कालिक मीट आउट करने के, जिसके फॉर एंड अगेंस्ट बहुत क्रिटिसिज्म है, लेकिन ऑन बोर्ड आकर सबको राय लेकर के निर्णय हुआ। तो लॉकडाउन 4 का भी जो एग्जिट आएगी पॉलिसी के रूप में, मैं इसे एग्जिट पॉलिसी ज्यादा मानता हूं रादर देन लॉकडाउन। तो मैं मानता हूं कि ये राज्यों के साथ ऑन बोर्ड कंसेंसस में जो भी चीजें निकलेंगी, चाहे वो कृषि क्षेत्र के बारे में हो, लेकिन जितना लग रहा है कि माइनिंग का एरिया हो, एग्रीकल्चर का एरिया हो, कुछ हद तक डिफेंस प्रोडक्शन का एरिया हो, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो पूरे तौर पर ग्रीन जोन के अंदर है, या जिनके अंदर कंटेमिनेशन बढ़ने का या कंटेनमेंट जोन का मामला नहीं है, उनकी गतिविधियां बढ़ेंगी। मैं इस बात के भी पक्षधर हूं कि ये जो दृश्य है पलायन का, वो तो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है जी, लेकिन कहीं ना कहीं वर्कफोर्स का इंगेजमेंट होना भी एक नेचुरल एक्शन है, क्योंकि चीजें का सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं कोई क्रिया भी प्रारंभ करनी पड़ती है, तभी वो चीजें कहीं ना कहीं इंगेज होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियों को तो हमको प्रारंभ करना है, और वो औद्योगिक क्षेत्र की भी होंगी और कृषि क्षेत्र की भी होंगी जी। ठीक बात है। अब उसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया, मैंने बहुत उस बाइट को अभी नहीं देखा है जी, कि कहां पर कृषि मंत्री की तरफ से क्या बात आई थी कि किसानों से घर में खरीदा जाएगा, और बाद में कहा गया कि क्यों कोई घर पे बैठा रहा, मंडी यार्ड तक क्यों नहीं आ गया। अब मैं उस विषय के विवाद में नहीं जाना, नहीं छोड़ दीजिए, अगर कहा है तो गलत कहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। लॉकडाउन हाँ, इस सब मंत्री को भी भाषा पर संयम रखना चाहिए, और मंत्री को खास तौर पर रखना चाहिए। मैंने कहा ना, लोग जीवन के अंदर बाकी लोगों को तो ठीक है कि मंत्री को ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है। अमितपुरी भाई बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। मनीष जी, फाइनल टिप्पणी मुझे बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि लॉकडाउन 4 में 3 ऐसी चीजें जो आप देखना चाहते हो, जो भारत के लिए जरूरी हो। देखिए, लॉकडाउन 4 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जी, इन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, इनके काम को शुरू किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। एक दूसरा, किसानों के लिए ये तुरंत देख लिया जाए कि उनकी जो उपज है वो मार्केट तक पहुंच जाए और वो बिक जाए, उनका पैसा उन्हें मिल जाए। क्योंकि आपको बता दूं कि मार्च में जो तमाम सब्जी किसान थे उन्होंने बहुत नुकसान उठाया था, क्योंकि उनके उपज तो हो गए थे, वो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, और मार्केट उनको नहीं मिला था तो खराब हो गए थे। तीसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ स्वरोजगार वाले लोग हैं, उसमें मैक्सिमम लोग छोटे लोग हैं, वो चाहे रेडी वाले हों, चाहे ठेले वाले हों, इनको हम कैसे तुरंत काम दे सकते हैं या इनको अपने काम पर वापस ला सकते हैं, इन पर विचार हो। इससे क्या होगा? ठीक बात है मनीष भाई, समय कम है, बस 3 इसीलिए मैं लेबर फोर्स ठीक है जी। पूनम मित्तल, वही 3 चीजें आपसे कहा जाए कि आप डिजाइन कर दीजिए गाइडलाइंस, तो 3 चीजें बताइए जो आप मानेंगी कि एसेंशियल है, मैंडेटरी है, ये होनी ही चाहिए लॉकडाउन 4 में। देखिए, ऐसा है 1 2 3 करके, डिटेलिंग में समय कम है। हाँ, डिटेलिंग में नहीं बता रही। जो मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल और शॉपिंग मॉल्स और ये सब मार्केट है, ये सब अभी बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स वगैरह सब उसी में आते हैं, वो बंद रहने चाहिए। सेकंड, स्कूल भी आपको बंद ही रखने पड़ेंगे। स्कूल का आपको हो सकता है अगस्त सितंबर तक जाना पड़े, बंद रखना पड़ेगा। थर्ड ये है कि जितने भी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम है उसमें बहुत सारा लेबर काम करता है, जो सब छोड़ के चला गया है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली उसके साथ जुड़ी। बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र नाहटा जी, 3 बातें बताइए
सर जिस कारोबार में आप हैं उसके हिसाब से कारोबार जगत क्या, अगर खुद ही उसको मान लीजिए कहा जाए कि चलो अपनी कॉपी खुद ही लिख दो, तो 3 बातें जो आप सोचते हो कि नहीं भाई ये तो होनी चाहिए उद्योग के लिए, कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, सेठ के लिए, मजदूर के लिए जरूरी है। सर मैं 3 बातों में सबसे पहले एक हमारे आचार्य श्री तुलसी हमारे जैन धर्म के आचार्य हुए हैं जी, उनका कहना था निज पर शासन फिर अनुशासन। तो पहली बात हमारी जीवन शैली की होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन की शैली जो है, जिस तरह से जो कोरोना को फेस कर सके और जो बीमारी को सहन कर सके, वो जीवन शैली में रहना पड़ेगा। जी ठीक है। सेकंड सर मेरा ये है कि सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा हम लोगों को। आप आज चाहे, जैसे मैं हरनाम भाई के लिए बताऊं कि मैं इनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, आज भारत एक कृषि प्रधान देश है सर, रहा है और रहेगा, रखना पड़ेगा हमें। किसान को हम लोग भगवान मानते हैं, मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं मेरे दिल की बात कह रहा हूं। ठीक है। मैं भी गांव देहात से जुड़ा हूं, ठीक है, 50 साल से उद्योग चला रहा हूं, लेकिन मैंने कृषि को कभी नहीं छोड़ा। हर 15वें दिन 30वें दिन मैं गांव जाता हूं। ठीक तो सर सामंजस्य हमको ठीक है, आपस में दूसरा सामंजस्य रखना पड़ेगा सर। ठीक है, दूसरा सामंजस्य हमें जो डिपार्टमेंट है उनके साथ में, जैसे जिला प्रशासन हो गया, प्राधिकरण हो गया, हम लोग हो गए, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे तभी हमारा काम चल पाएगा। तीसरा सर मेरा है जो वो हमें देश के बारे में सोचना पड़ेगा। आज एमएसएमई को मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें कोई फंड नहीं चाहिए। मैंने मेरे एमएसएमई के सदस्यों को मैसेज छोड़ा कि हमें फंड नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री जी हमें पैसा ना दो, आप हमारे उद्योग व्यापार सब चालू करवा दीजिए। जैसे कंटेनमेंट क्षेत्र में आज एक सेक्टर 10 की झुग्गी में एक केस निकल रहा है पॉजिटिव, 2 निकल रहे हैं, 1 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट क्षेत्र में लेके 7000 फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। और उसकी परिभाषा, उसका मापदंड चेंज करते हुए आप जहां एक निकल रहा है कंटेनमेंट के भौगोलिक पैमाइश पर दोबारा विचार अगर उसको नहीं करेंगे तो हजारों फैक्ट्रियां और हजारों से लाखों फैक्ट्रियां इफेक्टिव है। ठीक है, तो हमें देश के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोग कुछ करेंगे उद्योगों के बारे में और आपस में एक दूसरे से मिलजुल के, तो हम लोग देश को ऊंचा कर सकेंगे। मोदी जी ने जो विश्वास जताया है एमएसएमई पे, हमें आज किसानों और जवानों, वैज्ञानिकों, उनके साथ में हमें खड़ा कर दिया और हमें जिम्मेदारी दी। ठीक है नाटा साहब, रुकना होगा। ठीक बात है। बड़ी मुश्किल क्या है ना, ये ऐसी त्रासदी है जिसमें सारी चीजें जरूरी हैं और सारी चीजें एक दूसरे के विरोधी हैं। बड़ी अटपटी बात है, ऐसा का दृश्य नहीं देखा कभी हमने। 12 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गुमटी, खोमचा, रेड़ी, पटरी पर कारोबार कर रहे हैं। 12 करोड़, इसमें 5 का गुणा कर दो, परिवार जोड़ दो तो सोच लीजिए कितनी बड़ी आबादी हो गई। वो लोग, हर आदमी कहता उनको सहूलियत दो, उनको सहूलियत देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती, सुपर क्लास हाइजीन नहीं हो सकती, क्योंकि ननकू का उतरे का तो कुल 3 टमीला नहीं जितने में हाइजीन का वो डब्बा आ रहा है। आप बताओ ना, जितने में हाइजीन के प्रोडक्ट मिल रहे हैं बाजार में, मैंने कहा था इन पर जीएसटी हटा दो, सो तो मानी नहीं। रुक जाओ भाई, पुलिस साहब आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। ननकू से कहोगे 1 रुपए में 5 गोलगप्पे खिलाओ और मिनरल वाटर में बनाओ और सैनिटाइजर से हाथ धो, 6 दफे, अपना घर बेच के बनाएगा। यार बात तो कम से कम संतुलित करो देश में सब लोग। ठीक है हरनाम जी, वही सवाल आपसे जो सबसे पूछा, 3 चीजें बताइए मुझे जो आप चाहते हो कि लॉकडाउन 4 में ये 3 चीजें रहें सरकारी राजाज्ञा में। अमिताभ जी देखिए, बहुत संक्षेप में आप सहित जो भी हमारे मेहमान और जो भी लोग सुन रहे हैं, देखो इस देश को के श्रमिक को और इस देश के किसान को, नीति निर्धारक लोगों को टॉप पे रखना होगा। ऐसे अधिकारियों का चयन करना होगा जो ग्रामीण, किसान, श्रमिक, व्यापारी, स्कूल चलाने वाले लोग और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनके विचार विमर्श करके, पहला तो मेरा ये है कि ऐसी नीति बनाई जाए। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है अमिताभ जी। दूसरा, जो हमारे श्रमिक भाई अन्य प्रदेशों से गांव जा रहे हैं,
उनको गांव जाने से पहले जिस प्रदेश में जा रहे हैं अमित पुरी जी, उनका इलाज हो और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। अमिताभ जी, एक बीमारी गांव में गई तो कोई कुछ कह रहा हो, जितने श्रमिक भाई हमारे गांव गए हैं तो आधा हिंदुस्तान खत्म होगा, कोई बचा नहीं पाएगा। और अगर किसान और मजदूर के दिमाग में गर्मी चढ़ गई तो ढूंढ ढूंढ के लोग पता नहीं चलेगा क्या होगा देश में। ठीक है ना, नहीं ठीक है। होगा। अब आप लोग होगा, ऐसी स्थिति भारत नहीं देखेगा और नहीं देखना भी चाहिए। और उसके पीछे मेरे पास तर्क भी हैं। अभी जब मैं अपनी टिप्पणी में का अवसर आएगा तो मैं उस बात को बताऊंगा कि अगर जब मैं ये बोलता हूं तो इसके पीछे आंकड़े क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान उस स्थिति में नहीं जा रहा। मैं आंकड़ों के साथ अपनी बात रखूंगा। अमित पुरी जी, आपने सबको सुना, तीन चीजें क्या जो लोग चाहते हैं इसमें होना चाहिए, आपका कमेंट। चार छोटे छोटे वाक्य जी, चार छोटे छोटे वाक्य जी। एक बात समाज में सबको ध्यान रखनी चाहिए कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव सबके देश को आजाद कर दें, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो। राजनीति स्वच्छ हो, लेकिन मेरे घर का लड़का और लड़की राजनीति ना करे। वही सेम फिनोमिना है, सब कुछ खोल दो लेकिन भैया ध्यान रखना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। तो ऐसा नहीं है, कहीं हमको थोड़ा आत्म संयम भी रखना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, कम से कम 10वीं की क्लास तक मेरा मानना है कि यह जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर तमाशा चल रहा है, मैं तमाशा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बहुत निर्भीकता के साथ बात करता हूं, इसको इस पूरे ईयर की छमाई को फाउंडेशन कोर्स के रूप में डेवलप कर देना चाहिए। और बेसिक ग्रामर, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, ह्यूमन वैल्यूज और सॉफ्ट स्किल्स, इनका क्रैश कोर्स हो, इनके मॉड्यूल्स बने। और इंटरमीडिएट के बच्चे को कम से कम 5 में से 2 सब्जेक्ट में असाइनमेंट बनाने की बात हो। और सिमिलरली डिग्री क्लासेस में भी आपके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम कराने लायक स्थिति नहीं है। मनीष हिंदवी जी भी जानते हैं कॉलेजेस की स्थिति। इनको प्रोजेक्ट्स बनाकर करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी डाटा पे हो चाहे सेकेंडरी डाटा पे हो, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये सिलेबस पूरा कराकर किसी तरह फीस वसूलने की आपाधापी ये स्कूलों को और शिक्षा व्यवस्था को बंद करनी चाहिए। और मेरा एक चीज और मानना है, आखिरी वाक्य, कि भैया लॉकडाउन 4 के अंदर जिससे भारतवर्ष का कोरोना रेट ना बढ़े और ग्रामीण स्प्रेड का करेक्टर ना बढ़े, ठीक, और अर्बन एरिया के अंदर भी कंटेनमेंट जोन्स कम होते चले जाएं, इस प्रकार की सारी व्यवस्था पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर और मेडिकल ओपिनियन लेकर धीरे धीरे हमको शनै शनै लेकिन सावधानी के साथ गतिमान होने की आवश्यकता है। चलिए, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। अमित पुरी साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, जो बात अमित भाई ने सबसे लास्ट में कही, यही सबसे कठिन बात है। बाकी जो बातें उन्होंने कही वो सब ठीक है। अंतिम वाक्य जो सबने कहा अपनी अपनी में, तो वही सबसे कठिन है कि भाई सब ये कर दो, लेकिन भाई ये देख लेना कोरोना फैले ना और सब सावधानी रहे। मैं ये इसी पर बात कहूंगा। हाथरस जहां हींग बनती है, उनकी गलियां जिन्होंने देखी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के दिवा स्वप्न में नहीं टहलेंगे। अलीगढ़ की गलियां जिनने देखी हैं वो नहीं टहलेंगे। सहारनपुर में, पुराने सहारनपुर को जिन्होंने देखा है, जहां मजदूर रहता है, लकड़ी काम करता है, दो उसको 20 लाख रुपया, नए सहारनपुर में कोठी बनवा दो, वो डिस्टेंसिंग के साथ रहेगा। 500 मीटर की कोठी और 4-5 लोगों का परिवार, 100 मीटर में कबड्डी खेलो। WHO बिल्कुल फिट हो जाएगा वहां। मानक क्या क्षमता है भारत में? हम में नहीं ना। अरे भाई, जितना संसाधन है उतनी बात करो ना, उसमें क्या कर सकते हैं उस पर चिंतन नहीं। बातें बड़ी बड़ी सब कर रहे, बोले ये भी कर दो जी, वो भी कर दो जी, और उसके बाद जिम्मेदारी सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। और सरकार क्या है भी, सरकार कहां से मेंटेन रख लेगी बताइए? आप कह रहे हो ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ठीक बात है, खोलना भी चाहिए। फिर साथ में एक राइडर लगा के आप निकल लेते हो कि भाई लेकिन ये देख लेना, ये कलेक्टर नोएडा की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे।
अरे कलेक्टर क्या कर लेगा भाई? सुरेंद्र नाहटा जहां फैक्ट्री चला रहे हैं, नोएडा में जहां भी चला रहे हो, इनके यहां का 90% मुझे पता है, लेकिन 90% जो लेबर है वो खोड़ा से आ रहा होगा। अब या तो प्राधिकरण और गाजियाबाद प्राधिकरण मिलकर ये तय करें कि 25 एकड़ जमीन कहीं ढूंढे और वहां नया खोड़ा बसा दो, तो डिस्टेंसिंग हो जाएगी। वहां तो दीपक विहार, राजीव विहार, नथु सिंह द्वार, गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, 20 मीटर का प्लॉट, उसमें 200 कमरे, हर कमरे में 10 आदमी। सुरेंद्र नाहटा बनवा देंगे क्या उनके लिए मकान? नहीं ना। सरकार के लिए संभव है? नहीं ना। मर्ज पर बात ही नहीं कर रहा कोई। मुश्किल तो ये सब खोल दो। और एक बात ध्यान रखना भाई, डिस्टेंसिंग। ये सरकारी बाबुओं को अच्छा लगता है जब वो पूरी चिट्ठी लिख देते हैं गृह सचिव, उसके नीचे लिख देते हैं लेकिन सोशल सिक्योरिटी हर कीमत पर मेंटेन रखिएगा। एक ट्रक में 70 लोग बैठाल दो और उसके आगे एक चिप्पा लगा दो, कागज चिपका दो, सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में मेंटेन करो। तो मालगाड़ी में भेजो ना, एक डब्बे में एक आदमी। किसी बात हो रही है मुल्क में, कुछ तो चिंतन करना होगा। लोग कहते हैं रेडी पटरी वालों को खोलो, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता हूं, उनके लिए लड़ता हूं। मुझे बता दो, नोएडा के कारखाने के बाहर जो ठिलिया लगाता है, जो बिस्कुट, टोस्ट और चाय बेचता है, वो हर चाय सर्व करने के बाद सैनिटाइजर से हाथ धोएगा तो 3 दिन में ठिलिया बिक जाएगी। लिख लो मेरी बात। विश्व बैंक भी उसको नहीं बचा सकता। लिख लेना मेरी बात पूरी साहब। 3 दिन में उसकी ठेली बिक जाएगी कर्ज से, सिर्फ सैनिटाइजर के बोझ से। अजब तमाशा फैला के रखा है मुल्क में। मैंने कहा था सरकार से, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, डिटर्जेंट, इसको जीएसटी फ्री करो। नहीं सुना अभी। और ननकू से कह रहे हो कि बेटा एक काम करो, 5 लीटर सैनिटाइजर ले आना और खेती जो बची थोड़ी वो गिरमी रख देना और उससे 5 लीटर की एक कट्टी ले आना सैनिटाइजर की। उससे सोशल वो क्या बोलते हैं, वो कोरोना को भगाने के लिए 20 मिनट में हाथ धोते रहना और टीवी देखना, उससे जीवन चलेगा। मुझे बताओ, लोन सुरेंद्र नाहटा देंगे सैनिटाइजर लाने के लिए? कौन देगा भाई? ये सर कलेक्टर देंगे नोएडा के। उसको मिलना है 300 रुपया है। छोटी है जो इतने ml वाली वो शीशी है वो 150 की आ रही, तो 150 का सैनिटाइजर लगा ले दिन भर में और 300 रुपया ले जाए। उसके बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए भाई मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा जमीन पर खड़े होकर चिंतन करो, है ना। हम आप जिस स्थिति में है उसमें सैनिटाइजर से नहा भी सकते हैं और इच्छा हो तो पी भी सकते हैं। क्या जी? गरीब के लिए एक टिक्की साबुन भी मैटर करता है, ये जान लीजिए। और एक बात जो हरनाम भाई ने कही थी, आज वो गुस्से में हैं, हमारे मित्र हैं और उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन एक बात मैं कहूं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा भारत में, कोई क्षेत्र कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, जहां मूवमेंट हो नहीं चुका। तो जो मूवमेंट का एक बुलबुला था वो भी हमने आजमा लिया भारत ने, अपनी सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता के जरिए, जिसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, या और कहिए तो कम्युनिटी की इम्यूनिटी कह लीजिए। उसकी देख लिया, कोई पहले बार देख रहे क्या? हो गया भाई। मुंबई का मजदूर आज नहीं गया बेगूसराय, पांव तो जाने कब से पहुंच रहा है। बस आज आपने ट्रेन आज चलाई होगी, लेकिन वो तो पहुंच ही रहा है जी। मैं नोएडा के ऐसे तमाम मजदूरों को जानता हूं जो सिलीगुड़ी तक पहुंच गए अपने घर में, बोले भैया पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, 12 दिन लगे लेकिन पहुंच गए। इसलिए वो भी खतरा, उतना बड़ा खतरा प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए जिससे मनोबल टूटे देश का। नहीं, हम लोग आज इस मामले में अन्य देशों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमारे यहां टोटल टेस्ट जितने हो रहे उनमें 4% से ज्यादा कभी पॉजिटिव नहीं निकल रहे, कभी किसी राज्य में, किसी स्थिति में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब मिला के
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब मिला के, औरत आदमी सब मिला के, काले गोरे सब मिला के, छोटे बड़े सब मिला के जी, ये छोटी बात है क्या? और आज हम 33% के आसपास रिकवरी रेट पर है। ये रिकवरी रेट अमेरिका के रिकवरी रेट से ज्यादा है, इटली के रिकवरी रेट से ज्यादा है, चाइना के रिकवरी रेट से ज्यादा है। इसलिए इस ताकत पर भरोसा रखिए, देश के पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए और सब काम सरकार के जिम्मे भी मत छोड़िए भाई, ठीक है ना? अबूझ पहेलियां सरकार के पाले में फेंक देंगे और सोचेंगे कि अब जब सरकार जाने तो ऐसा होता कुछ नहीं, आप फेंक भले ही दो कि भाई मेरा दुकान खोल दो और सोशल डिस्टेंसिंग कलेक्टर कराए। नहीं, आप दुकान खोलेंगे तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि वहां रस्सी बांधेंगे कि लड़का खड़ा करेंगे कि क्या व्यवस्था बनाएंगे। देश इतना साथ जब चलेगा तो देश खुलेगा भी, कोरोना से जीतेगा भी और फिर से आत्मबल के साथ खड़ा होगा भारत। लेकिन उसके लिए सबको लड़ना होगा, सबको चलना होगा, केवल सरकार नहीं कर सकती। धन्यवाद। हरनाम जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमितपुरी साहब, मनीष हिंदवी जी, सुहेन नाहटा जी, पूनम मित्तल जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन सब लॉकडाउन 3 तक देखा गया है। अब इंतज़ार है लॉकडाउन 4 में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 का रंग और रूप बिल्कुल अलग होने वाला है, बदला हुआ होने वाला है। बस कल तक रविवार को लॉकडाउन 3 की समाप्ति और सोमवार से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा मुल्क में। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।